टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस कोशिश में होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी, लगता है कि आज बहुत सारी तैयारी करके आए हैं हमारे टैक्स पेयर्स के लिए, तो दर्शकों को बता दो सबसे पहले कि आप क्या कुछ बताने वाले हैं पूरे इस आधे घंटे के शो में। तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम का कैसे उठाएं फायदा और किन किन बातों का रखें ख्याल। अगर आपको शेयर बाजार में हुआ है नुकसान तो देरी से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा भारी, और क्या फॉरेन ट्रेवल पर किए गए खर्च पर बनेगी टैक्स की देनदारी। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो एक दो नहीं सैकड़ों टैक्स पेयर जानना चाहते हैं, जिनसे उनको फायदा होता है और इन सवालों की अनदेखी करने वालों को नुकसान होता है। इसलिए इन सवालों को चुना गया है और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं मुकेश पटेल साहब। सबसे एक नया चलन चला है लोगों को कि प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में जो है सो जाने की कोशिश की जाए, क्योंकि वहाँ पे कई हालात में टैक्स की देनदारी कम पड़ जाती है। तो मुझे सबसे पहले ये समझाइए कि प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स स्कीम में कौन कौन से लोग जा सकते हैं और क्या होता है ये। लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपने जैसे बताया कि प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम, जिसको हम अनुमानित आयकर की योजना कहते हैं, वो खास तौर से जो बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड है और जिनका बहुत बड़ा कारोबार नहीं होता है। इसमें एक तो नियम ये है कि कोई भी रेसिडेंट हो, माना नॉन रेसिडेंट के लिए ये स्कीम ओपन नहीं है, और रेसिडेंट में एलएलपी और कंपनी के सिवा कोई भी एंटिटी हो, माना इंडिविजुअल हो सकता है, अपना एचयूएफ हो सकता है, उसका प्रोप्राइटरशिप है, कोई पार्टनरशिप है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, ये सब एंटिटीज ये दे आर एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। और जैसे हम जानते हैं इस स्कीम में इसका मेन क्राइटेरिया ये है कि अगर आप धंधा करते हैं, कोई कारोबार करते हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 3 करोड़ रुपए से कम है, और अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, माना लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, और आपकी एनुअल ग्रॉस रिसीट्स 75 लाख से कम है, तो इस केस में आप इस स्कीम का फायदा लेने के लिए एलिजिबल है। दिस इज इन सम एंड सब्सटेंस द प्रोविजन। और लोग इसलिए आकर्षित होते हैं इस स्कीम का फायदा लेने के लिए, क्योंकि अगर आप इस स्कीम के लिए जाते हैं तो आपको अकाउंट्स रखने से संपूर्ण मुक्ति है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है तो ऑडिट की भी कोई चिंता नहीं है, ऑडिट की भी जिम्मेवारी नहीं है। और इसके जो निर्दिष्ट नियम हैं उसके आधार से आप अपना जो प्रॉफिट है वो दिखाते हैं, तो आपके केस में फिर और कोई इंक्वायरी या स्क्रूटिनी का भी संभव नहीं रहता है। ये आपके लिए एक विशेष इसका फायदा है। हालांकि आपने जब कहा कि इसमें कई सारे फायदे होते हैं, तो जहां तक मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझा है और आपने भी समझा होगा, आप तो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ़ायदा आपको वैसे देता नहीं। फ़ायदा तभी देता है जब साथ में कई सारी शर्तें जुड़ी होती हैं। तो दर्शकों को बता दीजिए फ़ायदा उठाने के लिए शर्तें कौन कौन सी जिसका पालन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसा है कि अनुमानित आय का जो आपको कर का फायदा लेना है, प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स का, तो उसमें जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 करोड़ तक की आपकी रिसीट्स है तो आप एलिजिबल हैं। पर इसमें नियम ये है कि आपका अगर कैश का धंधा है कारोबार, और या तो जितना मिक्स्ड रिसीट्स है तो जितना कैश का एलिमेंट है उस पर आपको 8% प्रॉफिट दिखाना चाहिए, और जो चेक से व्यवहार है उस पर 6%। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है। तो मिनिमम ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं, अब कोई कहता है कि भी मेरे कारोबार में केवल 2% का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है,
तो इस केस में फिर आपको ये फायदा आप इस स्कीम का नहीं ले सकते हैं और आप रेगुलर रिटर्न भी नहीं भर सकते। आपको अपना अकाउंट ऑडिट करके रिटर्न फाइल करना होगा लक्ष्मण जी, ये ध्यान अगर में एक रखने वाली बात है। हाँ, और अगर आप प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशन में है तो उसमें उसका जो क्राइटेरिया है 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स, 75 lakhs इज द ओवरऑल लिमिट, और उसका 50% या ज्यादा आपको अपना प्रॉफिट दिखाना है। बिल्कुल यही सब सारी चीज़ें मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि इतने सारे कंडीशन है, लेकिन इतना ल्यूक्रेटिव होती है ये स्कीम कि कई बार लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और गलतफहमी में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में कि आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाने वालों के लिए क्या कुछ खास प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं ये कहूंगा कि ये स्कीम में लोग ऐसा मानते हैं कि मेरी रिसीट्स इस लिमिट के दायरे में हैं और मैं ये 6%, 8% या 50% एक बार दिखा देता हूं तो फिर और कोई चीज पर ध्यान नहीं रखना है या मेरे को नजर नहीं रखनी है। ये गलत फहमी है, क्योंकि ये स्कीम में ये कहा गया है कि 6%, 8% और 50% जो 44 AD का जो लिमिट्स है, दैट इज द मिनिमम। अब ऐसा है, मान लीजिए कोई एक प्रोफेशनल है, उसके केस में उसकी एक्चुअल रिसीट 60 lakhs की है और वो सोचता है कि 60 lakhs में से मैंने 50%, 30 lakhs का प्रॉफिट दिखा दिया तो काफी है, और एक्चुअली 60 lakhs में से उसका खर्चा केवल 10 लाख ही है। तो 50 लाख उसका कैपिटलाइज करके उसने उसमें से निवेश किया या और कोई खर्च किए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो इस केस में सवाल ये खड़ा होगा, आप कहेंगे कि भाई मैंने तो 50% दिखा दिया, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट आपको ये पूछ सकता है कि भैया आपने ये जो निवेश या खर्च किया वो उसका सोर्स कहाँ है? तो सोर्स आपके लिए और तो कोई है नहीं। आप कहेंगे कि ये मेरा प्रोफेशनल इनकम इज माय सोर्स, तो प्रोफेशनल इनकम में आपने 30 लाख दिखाया, आपने निवेश किया 50 लाख का, तो 20 lakhs का जो डिफरेंस हो गया दैट विल बी ट्रीटेड एज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जिस पर आपको 75% टैक्स और पेनल्टी लग सकती है। तो लक्ष्मण जी, हमारी एडवाइस, हमारा गुरु मंत्र सबके लिए एक ये होगा कि डू नॉट ट्राई टू शो इनकम लेस देन व्हाट यू आर एक्चुअली कैपिटलाइजिंग। आपके केस में उतना विड्रॉल या एक्सपेंस होना चाहिए, तभी आप उतना कैपिटलाइज करके दिखाओ, या तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो फायदा लेने में आप कहीं नुकसानी का धंधा या व्यवहार न कर लें टैक्स डिपार्टमेंट से, ये ख्याल रखना है। बिल्कुल इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि जितने का आप फायदा उठाने नहीं गए उससे ज़्यादा का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो अगर आप प्रेजेंटिव इनकम टैक्स स्कीम में जाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का बहुत बखूबी से ख्याल रखिएगा। और कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें लिखिएगा, टैक्स गुरु हैं, आपको कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। चूँकि इनकम टैक्स का मामला है, ITR का मामला चल रहा है, तो एक चीज़ और बता दूं कि बहुत लोगों को कैपिटल गेंस में लॉस हुआ होगा, क्योंकि शेयर बाजार में बहुत उथल पुथल है, या फिर दूसरे मोर्चे पर कैपिटल लॉस हुआ होगा। तो ऐसे लोगों को अगर समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कई सारे नुकसान हो सकते हैं। और नुकसान क्या हो सकते हैं ये हम बताएंगे शो में आगे चलकर, लेकिन इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। चलते हैं पंजाब, जहां से राजकुमार गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे हैं आप? नमस्ते। बिल्कुल ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम मैं बहुत देर से सुनता हूँ सर। एक है कि आप मिस मत करा कीजिए, हम हर हफ्ते उड़ीक करते रहते हैं आपके प्रोग्राम की। थैंक यू। आप कभी कभी मिस कर देते हो। बहुत बढ़िया। और सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ सर, एक तो मेरी जो मैडम है, मिसेज है, वो फरवरी 26 में 60 साल की हो जाएगी। अरे तो वो सीनियर सिटीजन हो जाएगी नेक्स्ट जब हम रिटर्न फाइल करेंगे जी। लेकिन उसमें जुलाई 2025 में उसने एक प्लॉट बेचा है, उसका कैपिटल गेन है, तो क्या उसका एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन के केस में बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको उस साल के लिए आपको फायदा मिलता है एडवांस टैक्स भरने से एग्जम्पशन का। अब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फरवरी में
वो अगर होती है तो दैट मीन्स 12 महीने में से 10 महीने वो नॉन सीनियर सिटीजन है, 2 महीने सीनियर सिटीजन है। अब जब आप इनकम टैक्स एक्ट में जाते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए ये एडवांस टैक्स का एग्जम्पशन है। और सीनियर सिटीजन किसको माना जाता है? तो इसके लिए गर्ग साहब नियम ये है, इसमें ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष में अगर आपने कोई भी समय पर 60 साल पूर्ण कर लिए हैं तो उस साल के लिए आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। आप तो फरवरी में आपकी मैडम 60 साल पूरी करती हैं, पर अगर किसी के केस में 31 मार्च को भी उसको जो अगर 60 साल पूरे होते हैं तो वो पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। और सीनियर सिटीजन के जितने सारे फायदे हैं, पहले तो आपको ध्यान है कि हायर लिमिट ऑफ एग्जम्पशन होती थी तो वो फायदा भी मिलता था। यहाँ आपके केस में एडवांस टैक्स के एग्जम्पशन का तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, ये आपके लिए खुशखबरी है। तो राज गर्ग साहब को साफ तौर से कि एक छोटा सवाल और। हाँ बताएं। सर, मेरी खुद की पेंशन है 7 लाख रुपए एस्टिमेटेड इस साल की 25-26 की, और इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है लगभग 4.5 लाख रुपए। तो दैट इज विद इन 12 लाख 87A के बेनिफिट के लिए। जी, लेकिन मुझे साथ में कैपिटल गेन की इनकम है 4 लाख की, तो क्या मुझे वो 87A का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि टोटल इनकम 15 लाख हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली आपको रिबेट का फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब हम टोटल इनकम की गिनती करते हैं तो उसमें इनकम के सब सोर्सेज आ जाते हैं। और हालांकि आपकी स्पेशल रेट के इनकम के सिवा आपकी रेगुलर इनकम, नॉर्मल इनकम 12 लाख के अंदर है, पर स्पेशल रेट की इनकम को जोड़ते हुए आपके केस में इनकम हो जाती है 12 लाख से ऊपर, इसलिए आपको कोई रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, एक सवाल में थोड़ा सा आपको मायूस किया मुकेश पटेल साहब ने, लेकिन पहले सवाल में आपको खुश किया कि फाइनेंशियल में कभी भी अगर आप 60 साल की अवधि को पूरा कर लेते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन के सारे बेनिफिट मिलेंगे और आपके केस में आपकी मैडम को सारे बेनिफिट मिलेंगे, एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये तो मैं भी नहीं जानता था, आपने बता दिया मुकेश पटेल साहब, कई लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है ये। ऐसा करते हैं, इंदौर चलते हैं जहाँ से देवेंद्र सिंह कन्याल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र सिंह साहब नमस्कार। सर नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? नमस्ते भैया। सर मेरी उलझन ये है कि एक्चुअली सेक्शन 1014 में जो भी हमारे अलाउंसेस मिलते हैं, जो हमारी सैलरी के पार्ट भी हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अब मुझे ये मालूम तो है कि कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे जोड़ के ये अलाउंसेस खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं अगर कई सीए से बात कर रहा हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एजुकेशन अलाउंस ले सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि 1014 में ओल्ड रिजीम में एज वेल एज न्यू रिजीम में आज की डेट में हम कौन से अलाउंसेस ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो क्या उनको फॉर्म 16 में या सैलरी स्लिप में होना जरूरी है? एक सवाल तो ये है। ठीक है, एक सवाल का जवाब लेते हैं, फिर दूसरा सवाल होगा तो आपके पास आएंगे। मुकेश पटेल साहब, पहले इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, हाँ जी देवेंद्र जी, ऐसा है भैया कि ओल्ड और न्यू रेजिम दोनों के नियम अलग हैं। ओल्ड रेजिम में अभी भी 1014 के अलाउंसेस जो है वो बरकरार है। हालांकि जो आपने बताया, आप खुद को जानकारी है कि जब स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया उस समय पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात थी उसको ड्रॉप कर दी गई, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब नहीं है। लेकिन 1014 में जो और अलाउंसेस है, माना चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, वो सब अलाउंसेस अगर आप ओल्ड रेजिम में हैं तो आपको जरूर उसका फायदा मिल सकता है। अब बात हुई न्यू रेजिम की। न्यू रेजिम के केस में 1014 प्राइमा फेसी आपको कोई फायदे नहीं मिलते। इनफैक्ट 10.5 जो एलटीसी था, 10.13 एचआरए है, वो सब फायदे निकाल दिए गए हैं। पर उसमें एक दो एक्सेप्शंस उन्होंने रखे हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन द केस ऑफ
दोज हु आर हैंडीकैप्ड, माना जो डिसेबल्ड हैं स्पेशली, उन लोगों के लिए एक एलिमेंट है एक्सेप्शन, उसको रखा गया है। और दूसरा जो है वो ये है कि अगर आपको कन्वेयंस अलाउंस दिया जाता है फॉर पर्पसेस ऑफ डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज, तो वो कन्वेयंस अलाउंस या टूर और ट्रांसफर अलाउंस जो होता है उसको बरकरार रखा गया है इवन अंडर द न्यू रेजिम अंडर 1014। दैट्स अ वेरी स्पेशल एक्सेप्शन। तो ये आपके दोनों एस्पेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू रेजिम ऑफ 1014 मैंने आपको समझाए। देवेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और भी कोई सवाल आपके पास बता रहे थे आप? एक छोटा सा सवाल है सर। 1013A में HRA ओल्ड रिजीम में दिखाया है, और लेकिन मेरे पास उसकी रेंट एग्रीमेंट है और रेंट स्लिप्स हैं, लेकिन जो पेमेंट किया है वो कैश से किया है, उसका कोई बैंक ट्रांसफर नहीं है। तो ये क्या कोई किसी चीज में कोई दिक्कत करेगा या ये कर सकते हैं हम ऐसा? ये एक बड़ा सवाल है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। मुकेश जी, इसको बिल्कुल सफाई से जवाब दीजिए। यस, बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसका जवाब ये है कि कानून में अंडर द इनकम टैक्स एक्ट HRA की पेमेंट करने के लिए कैश में नहीं हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यू कैन गिव आउट ऑफ कैश, बट एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऑब्वियसली आपके केस में जैसे एविडेंस है, एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए, चेक हो या कैश हो, आपका एविडेंस होना चाहिए रेंट रिसीट या जिसको आप देते हैं उसका पान वगैरह की डिटेल्स, क्योंकि वो भी इनकम में दिखाता है या नहीं ये देखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आतुर होता है। अब बात ये रही कि आपने कैश में जो पेमेंट किया है, यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन कि ये इसका सोर्स कहां से आता है। अब समझिए आपने कैश से पेमेंट 2 लाख रुपए का HRA का पेमेंट किया, पर आपके साल भर के विड्रॉल्स ही 1 लाख के हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि भैया आप ये 2 लाख का जो क्लेम कर रहे हैं ये आपने कहां से किया पेमेंट। इसका अगर कोई सोर्स आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के ट्रैप में आप आ सकते हैं, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो 30% का डिडक्शन का फायदा तो आपको मिलेगा नहीं, पर ये जो आपने क्लेम किया है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कहां से आपने एक्सपेंडिचर किया। तो उसके लिए जैसे लक्ष्मण जी हमने आगे बात की थी, आप 75% के टैक्स के ब्रैकेट में और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह में आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ये आप ख्याल रखना है कि इफ यू कैन एक्सप्लेन द सोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन इवन मेकिंग HRA इन कैश। हालांकि बेहतर यह है कि कैश में पेमेंट ना ही करें, ताकि इन सब झंझटों से छुटकारा मिला रहेगा। जब पेमेंट करना ही है तो क्यों कैश में करना। लेकिन ये रास्ता है, बताया मुकेश पटेल साहब ने। देवेंद्र जी, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुकेश जी, लोगों के सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में क्या हुआ है कि डेट सरकार ने एक नई तारीख तय की है 15 सितंबर। तो कई लोग 15 सितंबर तक तो फाइल कर देते हैं, अधिकांश लोग कर ही देते हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है चलो हमें तो टाइम मिल जाता है, हम दिसंबर तक कर लेंगे, जो जुर्माना होगा 5,000 रुपये कम फाइन है वो करके दे देंगे। लेकिन ऐसे केस में जिनको कैपिटल लॉस हुआ है, मान लिया जाए चाहे शेयर बाजार बेचने से लॉस हुआ हो या फिर दूसरी जगहों से लॉस हुआ हो, तो उनके लिए ये डेडलाइन कितनी मायने रखती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे दर्शकों को हम पूर्ण तरह से सतर्क करना चाहेंगे कि ये जो 5,000 के लेट पेमेंट फाइन के साथ की जो लग्जरी दी गई है वो आप तभी लीजिएगा अगर आपकी रेगुलर इनकम है। अगर आपके केस में कोई भी लॉस, इट कैन बी अ बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस, जैसे आपने बताया कि शेयर बाजार के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का कोई लॉस हुआ हो, अब ऐसे लॉस को अगर आप उसी साल में एब्सॉर्ब हो जाता है तो अलग बात है, पर मान लीजिए वो लॉस आपकी इनकम, एलिजिबल इनकम के सेट ऑफ के नियम से ज्यादा है, तो वो लॉस आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब आप रिटर्न तो भर सकेंगे 31 दिसंबर तक,
पर 15 सितंबर जो ड्यू डेट है वो चूक जाने के कारण ये आपका बिलेटेड रिटर्न हुआ। और सेक्शन 139 रेड विथ सेक्शन 79 सेज कि एक बार आपका बिलेटेड रिटर्न हुआ तो आपका जो भी लॉस है उसका क्लेम आपका कैरी फॉरवर्ड का आप गंवा देते हैं। माना यू विल नॉट बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस इन केस ऑफ अ लेट रिटर्न। तो नुकसान क्या होगा समझिए लक्ष्मण जी, किसी को 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस हुआ है, अब वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है क्योंकि कोई और कॉरेस्पॉन्डिंग गेन तो है नहीं, तो इट इज अ 30% का वो ब्रैकेट वाला लॉस है। तो होगा क्या कि जब वो कैरी फॉरवर्ड करता है 30% होगा अदर देन इक्विटी में इट विल बी 20%। पर जो आप अगले साल में जब क्लेम करेंगे तो क्लेम मिलेगा ही नहीं क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। तो 10 लाख के इक्विटी के लॉस को नहीं कैरी फॉरवर्ड करने के बदल आपका नुकसान हो गया सीधा 20%, 2 लाख फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जैसे आपने नुकसान का रिटर्न लेट भरा तो लेट भरने से भी नुकसान हो जाएगा और आपको ये काफी भारी पड़ सकता है, ये ध्यान रखना है। सो डोंट फिडल विथ इट। इसके लिए हम एडवाइस ये देंगे कि आप मुझे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए आपका बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, डिटेल्स कंप्लीट नहीं है, तो एक बार तो 15 सितंबर के पहले आप रिटर्न भर दीजिए, आपका ओरिजिनल रिटर्न इन टाइम हो जाएगा। उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज करके एक्चुअल जो कुछ प्लस माइनस करेक्शन करने हैं वो 31 दिसंबर तक करिए, बट 15 सितंबर को ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल करके एटलीस्ट कुछ क्लेम तो एक बार कर दीजिए, वरना आप नुकसान में रहेंगे क्योंकि फिर आगे चल के आप लॉस को क्लेम नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये लेट से रिटर्न फाइल करने की सबसे बड़ी खामी है। ऐसा करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं मुकेश जी लखनऊ से, जहां से डीपी सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डीपी सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? हाँ, मैं पेंशनर हूँ। अच्छा। और ITR 1 भरता हूँ। पिछले साल मैंने एक फॉरेन ट्रिप किया था, उसमें 3 लाख रुपया खर्चा हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद क्या ये ITR में मेंशन करना जरूरी है, या अगर है तो ITR 1 में कोई ऐसा कॉलम है नहीं कि जहां मैं उसको रिपोर्ट कर सकूं? नहीं बताएंगे ना, हमारे मुकेश पटेल साहब है, ये फॉरेन ट्रिप वाली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देखते हैं और ये काफ़ी विदेशी लोगों से संपर्क में भी रहते हैं। मुकेश पटेल साहब देखता रहता हूँ, आप खासतौर जापान से तो बड़ा संपर्क में रहते हैं, आपको पता होगा ऐसे लोग। लक्ष्मण जी, हाँ, अब हमारे सिंह साहब के लिए समाचार, और उनके जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे कि जिन्होंने कुछ फॉरेन ट्रिप किया, उनके मन में ये दुविधा होती है कि आप फॉरेन ट्रिप का रिपोर्टिंग हमें करना है। अब उसका सीधा जवाब है, वेदर इट इज ITR 1, 2, 3, 4 कोई भी आपका ITR हो, लेकिन एज ऑफ नाउ करंटली देयर इज नो प्रोविजन कि आपको ये आपका फॉरेन का जो ट्रैवल है उसको रिपोर्ट करने की आपकी कोई जिम्मेदारी, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, इसलिए उसका कोई कॉलम भी नहीं है। हालांकि एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए कोई फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ किया है और उस केस में आपको जैसे ध्यान है कि TCS के नियम लागू होते हैं, क्योंकि 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने कोई फॉरेक्स का वो ड्रॉ किया है तो LRS के स्कीम में भी उसका TCS होता है, तो TCS काटा जाता है, उसको आपके AIS में 26 AS में सब जगह रिफ्लेक्ट होता है, तो उस आधार से आप क्लेम करेंगे अपना सेट ऑफ दैट टैक्स दैट इज डिडक्टेड। टू दैट एक्सटेंट you have to take care of the reporting in terms of your foreign travel, चलिए, but otherwise no, that's the बिल्कुल। तो ये बहुत ही साफ सुझाव आपने दिया मुकेश पटेल साहब। सबसे अच्छी बात है, आपने बड़ा गहराई से जाकर आसान भाषा में लोगों को सुझाव अपनी बातें बताते हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शो में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे GST जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए।
tax@moneycontrol.com पे अपना सवाल जब भेजें तो नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।